हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशंस। आई एम हिमांशी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप केवाईसी के कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आप ऐसे ही डिटेल में अगर हमारे कोर्स आप इस कोर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इनरोल कीजिए केवाईसी के कोर्स के अंदर ऑन लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप, जो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर हम आपको करवाने वाले हैं डिटेल में सारे कंसेप्चुअल वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे एंड PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ ही हम आपको मॉक टेस्ट एंड मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। सो आप जल्दी से इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। और ऐसे ही और कोर्सेज की अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। सो ज्वाइन दिस चैनल एंड इनरोल दिस कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है ये। डिस्पाइट द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, व्हाई आर देयर मिटिगेशन मेजर ऑफन सिमिलर इन मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में जो क्या क्या डिफरेंस है ये हम बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, राइट। दोनों का पर्पस अलग है, मेथड अलग है ना। बट उसमें हम मिटिगेशन मेजर्स क्या है, सेम सेम से ही लगाते हैं उन चीज को प्रिवेंट करने के लिए। उसका रीजन क्या है कि दोनों ही चीज किसका फायदा उठा रही है, दोनों ही चीज हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रही है, दोनों ही चीज हमारे फाइनेंशियल हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। इसलिए उसको अवॉइड करने के मेजर्स जो हैं सिमिलर से लगते हैं, इसलिए सो ऑप्शन करेक्ट क्या है। बोथ रिलाई ऑन लेजिटिमेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, लीगल फ्रेमवर्क फॉर ML एंड TF इज एंटायरली सेपरेट, दे बोथ एक्सप्लॉइट फाइनेंशियल anonymity एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिक्वायर नो ड्यू डिलीजेंस मेजर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों ही एनोनिमिटी का फायदा उठाती हैं या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फायदा उठा के अपने ट्रांजेक्शन को सर्कुलेट करती हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 2, why is ongoing transaction monitoring considered a cornerstone in AML या CFT regime। तो ongoing transaction monitoring करना सबसे ज़्यादा important क्यों है फॉर AML और CFT, ठीक है। तो रीजन क्या है, दे इंश्योर रियल टाइम प्रॉफिट एनालिसिस, इट रिप्लेस KYC, इट इनेबल प्रोएक्टिव रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी टू FIU, या इट हेल्प कस्टमर मैनेज एक्सपेंसेस। तो इसमें AML रिगार्डिंग हेल्प क्या करता है, वो हमें मदद करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन सस्पिशियस हैं वो साथ के साथ हम उनको मॉनिटर करते रहें एंड FIU को रिपोर्ट करते हैं। तो दिस इज योर मेन पर्पस। Question 3, what primary factor allowed Golden Forest to dupe investor of 3000 crore over a decade। उसने 3000 करोड़ रुपए, जो हमने GFL वाला केस देखा था उसमें 3000 करोड़ रुपए उसने किस तरह से कस्टमर से लिए, किस चीज का यूज किया उसने, गवर्नमेंट सब्सिडी का, लेजिटिमेट स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग का, लॉन्ग टर्म पोस्ट डेटेड मेच्योरिटी चेक एंड फॉल्स क्लेम, या फिर हाई गोल्ड रीसेल मार्जिन। तो उसमें मेन चीज उसने क्या यूज करी थी, GFIL ने लॉन्ग टर्म चेक्स इश्यू करे थे जो कि पोस्ट डेटेड थे एंड फॉल्सली क्लेम किया था कि प्लांटेशंस वो करवा रहे हैं, बट एक्चुअली में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था एंड कस्टमर से इन्वेस्टमेंट करवा के उनको रिटर्न के चेक्स लाइक दूर दूर की डेट्स के इशू करके उसने क्या कर दिया, उनसे पैसे अपने पास लेके एंड कंपनी ने ऑपरेशन सीज कर दिया। इस तरह से 3000 करोड़ का फ्रॉड उसने किया था। फिर क्वेश्चन 4, विच fraudulent scheme involved a buyback plan with EMU birds promising unrealistic returns। मतलब कौन सी fraudulent scheme थी जिसके अंदर बायबैक प्लान था विद EMU बर्ड एंड काफी अनरियलिस्टिक रिटर्न थी, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई रिटर्न उसने बताई हुई थी। तो EMU बर्ड वाला केस कौन सा था हमारा, EMU फार्म वाला केस था, जिसमें उसने क्या किया था, उसने बोला था कि अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको 5 लाख के ऊपर 3.34 लाख की रिटर्न हम आपको देंगे,
ठीक है। एंड एक्चुअली में इसका कोई भी बिजनेस रियल में था ही नहीं, ठीक है। कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इसने बोला था कि हम ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं एंड उसके ऊपर हम आपको इतनी रिटर्न देंगे, बट देयर वाज नो सच थिंग। तो इस तरह से ये वाला केस था वो हमारा ईएमयू फार्म का। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन रेगुलेटर्स कंसर्न विद मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन बैंक। मतलब जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होते हैं कि आप एक पर्सन को बोलते हैं कि आप इस चीज़ में इनरोल कीजिए, फर्दर और लोगों को इनरोल कराइए तो हम आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उस चीज़ को किसी एक जगह में इन्वेस्ट करके कस्टमर को रिटर्न देंगे। उसमें मेन रेगुलेटर का कंसर्न क्या रहता है वो हमें बताना है। These scheme always increase banks' profitability. They are approved by SEBI and RBI jointly. These scheme can misuse bank account to launder money and RBI want to promote such scheme. तो मेन कंसर्न क्या रहता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट दिखाकर उस पैसे का मिसयूज भी कर सकते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है बैंक्स का। Question 6, how has the rise of fintech contributed to complexity of money laundering technique? फिनटेक आने के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्निक्स क्या हो गई है, कैसे बढ़ गई है। अब देखो पहले क्या होता था, आपको बैंक में जाकर या आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, बट अब क्या हो सकता है, आप अपने फ़ोन से कैसे ही 1 मिनट में आप पैसे इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, मनी की रैपिड मूवमेंट हो रही है एंड इलिसिट फंड छुपाना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से फिनटेक ने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग में कंट्रीब्यूट किया है, रैपिड मूवमेंट एंड कंसीलमेंट ऑफ इलिसिट फंड। फिर क्वेश्चन 7, प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रिमिनल बिकॉज। अब प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर क्या होते हैं, ये लोग होते हैं जो एडवाइस दे रहे हैं लोगों को कि आप लॉ सिस्टम से कैसे बचते हो, अपना पैसा जो है क्लीन मनी दिखा सकते हो, ठीक है। ये ट्रेडिशनल क्रिमिनल से डिफरेंट क्यों है, बिकॉज दे पीपल आर नॉट एक्चुअली डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। बट ये क्या कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, और ना ही ये कुछ एक्चुअली में क्राइम कर रहे हैं। तो मेन इनका डिफरेंस क्या है, दे डोंट कमिट प्रेडिकेट क्राइम देमसेल्फ। वो खुद क्राइम नहीं करते बट जिन लोगों ने किया उनकी मदद करते हैं कि आप अपना फंड्स को किस तरह से क्लीन मनी शो कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री इज टू। प्राइमरी पर्पज इसका क्या था कि जितना भी कस्टमर का रिलेटेड डेटा है केवाईसी का, वो सारा एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड कस्टमर को इश्यू कर दिया जाए ताकि बार बार केवाईसी उसको ना करनी पड़े, और कस्टमर की सारी ट्रांजेक्शन हम उसकी सारी एक्टिविटी हम इजीली एक जगह से देख सके, राइट। तो इसमें क्या था, इनेबल केवाईसी डेटा शेयरिंग फॉर अमंग ऑल द रिपोर्टिंग एंटिटीज। ये मेन पर्पज था केवाईसी लाने, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री लाने का। सो बाकी सारे ऑप्शन क्या है हमारे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, व्हाट इंश्योर्स दैट केवाईसी records in central KYC registry remain accurate and updated। अब सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड्स अपडेट और एक्यूरेट है, ये कैसे इंश्योर करेंगे हम, तो फर्स्ट कस्टमर अपडेट देम ऑन गूगल फॉर्म, ऑप्शन बी the regulators update them annually, option C the reporting entity that performed last KYC must verify and update, या फिर केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट ऑटोमेटिकली विया आधार। तो करेक्ट आंसर क्या है कि जो लास्ट एंटिटी ने जो केवाईसी अगर किया तो वो वेरीफाई करे कि जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है वो एक्यूरेट है भी या नहीं, एंड अगर नहीं एक्यूरेट है देन उस चीज को क्या कर दे, अपडेट कर दे। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, which benefit of central KYC registry directly reduces risk of identity misrepresentation। मतलब सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री के थ्रू आइडेंटिटी मिसरिप्रेजेंटेशन का रिस्क किस तरह से रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमारा जो कस्टमर का डेटा है वो एक जगह पे हमारे पास सेंट्रलाइज पड़ा है, ठीक है। और
एंटिटीज क्या कर सकती है, आपस में उस डेटा को शेयर कर सकती है। तो अगर एक कस्टमर है, ठीक है, अगर उसकी फॉर एग्जांपल एज है, लेट्स से एज रिलेटेड कोई बेनिफिट के लिए वो आ रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी एज 25 है और उसने वहां पे दिखाया कि मेरी एज 30 है, बट हमारे पास सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री में मालूम है कि उसकी करेक्ट एज क्या है, तो इस तरह से हम आइडेंटिटी मिसरिप्रेजेंटेशन को इजिली रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल केवाईसी। ये जस्ट ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल है, बट एक्चुअली में और डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डेटा शेयरिंग अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है, इंश्योर करता है कि सेम आइडेंटिटी ही वेरीफाई हो रही है हर जगह। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगर्स कैन जस्टिफाई अ रिपोर्टिंग एंटिटी आस्किंग फॉर अपडेटेड केवाईसी फ्रॉम अ कस्टमर इवन इफ अ केवाईसी आइडेंटिफायर हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। मतलब किस केस में रिपोर्टिंग एंटिटी जो है अपडेटेड केवाईसी मांग सकती है चाहे उसका केवाईसी आइडेंटिफायर ऑलरेडी सबमिटेड है। तो ऑप्शन क्या क्या है, केवाईसी कस्टमर का बैंक बैलेंस चेंज हुआ है, कस्टमर अब्रॉड गया है, या उसका केवाईसी डेटा में कुछ चेंज है, या कस्टमर अप्लाइज फॉर अ क्रेडिट कार्ड। तो अगर केवाईसी की डेटा में कुछ चेंज होता है या इनहेंस ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट हमें लगती है, इन दैट केस रिपोर्टिंग एंटिटी क्या कर सकती है, केवाईसी जो हमारा सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री में डेटा है उसके अलावा भी एडिशनल डेटा की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 12 क्या आता है, in what way does the CKYCR help in detecting fraudulent business entity created by same individual? तो सेंट्रल केवाईसी से हमें फ्रॉडुलेंट एंटिटी सेम पर्सन के द्वारा बनाएगी कैसे पता मिल जाएगी, क्योंकि उस पर्सन की केवाईसी डेटा हमारे पास होगा और हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि उसके कौन कौन से अकाउंट भी हैं, सारा होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा उसका। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि अगर कुछ उसने डुप्लीकेशन की है, मीन्स अपना सेम प्रूफ यूज करके उसने दो अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं अलग अलग पर्पस के लिए, तो उस चीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो बाय कंडक्टिंग फोरेंसिक ऑडिट थ्रू सेंट्रल डुप्लीकेशन डीडुप्लीकेशन ऑफ क्लाइंट डेटा, बाय शेयरिंग बैंक अकाउंट नंबर, या बाय चेकिंग रियल एस्टेट ओनरशिप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि सेंट्रल डीडुप्लीकेशन से क्या हो सकता है, मल्टीपल एंटिटी विद सेम प्रमोटर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और शेल कंपनी के रिस्क को भी इसके थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या पूछ रहा है, द PACL स्कैम जो है इन्वॉल्व ओवर 49,000 करोड़ वॉज फंडामेंटली व्हाट। PACL का स्कैम क्या था, इन्होंने क्या किया था, पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया था। पब्लिक से पैसा किस तरह से इन्होंने कलेक्ट किया था, इन्होंने बोला कि हम आपको लैंड अलॉट करेंगे या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। मीन्स अगर आप हमें पैसा देते हो तो हम आपको या तो उस पैसे के बदले लैंड दे देंगे, अगर हम लैंड नहीं देते तो हम आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल कर देंगे आपकी, ठीक है। इस तरह से बोल के उन्होंने कस्टमर से पैसा लिया, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, एंड फिर उसके बाद कुछ भी उन्होंने कस्टमर्स को नहीं दिया एंड पैसे लेकर वो लोग भाग गए। तो ये कौन सा केस था, यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स जनरल पब्लिक से पैसा लेकर उस चीज को उनके साथ फ्रॉड किया गया। तो ये कौन से पार्ट में फिट होता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, बिकॉज मल्टीपल लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको एक जगह पे इन्वेस्ट करने का दिखाया गया, राइट। सो ये कौन सा फंडामेंटली कौन सा स्कैम है, ये रियल एस्टेट बेस्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ये बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 14 देखते हैं हम, क्या बोल रहा है, Why is regulatory coordination crucial for AML or CFT across different financial regulator like SEBI and RBI? तो रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन आपस में क्यों इम्पोर्टेंट है AML और CFT को ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हर एक अलग अलग रेगुलेटर के पास डेटा होता है कस्टमर का, एंड वहां से वो क्या कर सकते हैं, जो भी रिस्क फैक्टर हैं कस्टमर के वो शेयर कर सकते हैं, एंड हम बेटर वे से प्रिवेंट कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को। इसलिए अगर वो लोग आपस में डेटा शेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी आउटसोर्सिंग ऑफ केवाईसी, या जीएसटी कंप्लायंस देखने के लिए, या इनेबल रेड फ्लैग इंडिकेटर टू बी शेयर्ड, या लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी। तो राइट ऑप्शन इज सी, शेयर द रेड फ्लैग इंडिकेटर्स। Question 15. Which operational aspect is not associated with central KYC records registry? मतलब इसका कौन सा काम नहीं है? Assigning a unique KYC, ये इसका काम है। फाइलिंग ई KYC डेटा विद इन 3 days, ये भी है कि 3 दिन के अंदर ई KYC आधार से आपको करवानी है। इशूइंग पैन कार्ड टू द क्लाइंट, क्या पैन कार्ड इशू करना सेंट्रल केवाईसी का काम है? नो, ये काम इसका नहीं है। अलाउइंग ऑनलाइन रिट्रीवल ऑफ केवाईसी रिकॉर्ड इज ऑल्सो ट्रू, तो ऑप्शन सी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री। फिर क्वेश्चन 16 देखते हैं। हाउ डिड द स्पीक एशिया स्कीम एक्सप्लॉइट रेगुलेटरी एंड बैंकिंग गैप टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन? स्पीक एशिया स्कीम क्या थी? उन्होंने बोला था कि हम आपको सर्वेज करवाने के लिए, हम आपसे सर्वेज करवाएंगे एंड उसके लिए हम आपको पर सर्वे इतनी अमाउंट पे करेंगे, बट आपको क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा हमारे इस सर्वे का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया एंड देन वो पैसा उन्होंने सारा सिंगापुर ट्रांसफर करके वो क्या हो गया? कंपनी कोलैप्स हो गई, ठीक है। तो कौन से रेगुलेटरी या बैंकिंग गैप का उन्होंने बेनिफिट लिया, ये हमें बताना है। बाय इशूइंग गोल्ड बॉन्ड फॉर एवरी सर्वे, बाय लॉन्ड्रिंग विया कोऑपरेटिव बैंक, बाय रूटिंग कलेक्शन थ्रू बैंक एंड रिमिटिंग फंड्स अब्रॉड, या बाय सेलिंग म्यूचुअल फंड विदाउट सेबी अप्रूवल। तो उन्होंने क्या किया था? कस्टमर से सब्सक्रिप्शन ली बैंक में एंड देन वो पैसा क्या किया? सिंगापुर ट्रांसफर कर दिया बैंक्स के थ्रू एंड that's how they committed the fraud. So option C is the correct answer. Question 17 देखते हैं। How does common KYC benefit financial institutions in terms of compliance efficiency? मतलब कॉमन केवाईसी के थ्रू कंप्लायंस की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? बाय रिमूविंग नीड टू रजिस्टर विद एफआईयू, by creating a central transaction reporting agency, by avoiding duplicate KYC effort, या by enforcing biometric update। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है कि सेंट्रल केवाईसी होने की वजह से कैसे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी? आपके केवाईसी के एफर्ट क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, डुप्लीकेट एफर्ट कम हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 18 देखते हैं। Which situation may compel a reporting entity to disregard an existing KYC identifier and request fresh verification? मतलब कौन सी सिचुएशन है जिसमें एक रिपोर्टिंग एंटिटी को एग्जिस्टिंग केवाईसी को इग्नोर करना होगा एंड फ्रेश वेरिफिकेशन मांगनी होगी? जब कुछ डेटा डिफरेंट लगे, केवाईसी का डेटा और जो कस्टमर डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसमें डिफरेंस लगे, या कोई हमारे पास इनहांस ड्यू डिलिजेंस की नीड हमारे पास अराइज हुई है, इन दैट केस उसको केवाईसी आइडेंटिफायर के डेटा को इग्नोर करके एडिशनल डॉक्यूमेंट वो क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आधार लिंक नहीं है, या कस्टमर टर्म लोन के लिए अप्लाई किया है, या आइडेंटिटी मिसमैच हुआ है, या सस्पिशन रेज हुआ है, और माइनर टर्न्स 18। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फिर क्वेश्चन 19। Why does proliferation of professional money launderer pose a more significant risk in today's इकोनॉमिक सिस्टम? मतलब प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर्स जो है वो ज़्यादा रिस्क कैसे दे रहे हैं? बिकॉज उन लोगों को क्या है? लॉज एंड रेगुलेशन की फुल नॉलेज है, उसके अराउंड वो बता सकते हैं आप कैसे घूमो। प्लस वो क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के भी अच्छे से नॉलेज रख रहे हैं ताकि किस तरह से उन चीज़ों को यूज़ किया जा सके। सो इस तरह से वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। बिकॉज जो क्रिमिनल लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को खुद को तो नहीं मालूम। अब प्रोफेशनल लोग जिन्होंने फुल स्टडी करके रखा हुआ है लॉज के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में, वो उनको एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो सकता है। वो ज़्यादा ऐसी स्कीम्स इन्वेंट कर सकते हैं जो डिटेक्ट करनी शायद मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दे ऑलवेज ऑपरेट फ्रॉम इंडिया। Option B, they rely on legal channels. Option C, they use technological and structural complexity to obfuscate fund origin. या they assist in terrorist financing. तो option C is the correct answer. Question 20 देखते हैं अब। ये क्या कह रहे हैं कि what is the direct implication of non-compliance by banks in
मॉनिटरिंग फ्रॉडुलेंट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मतलब जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसमें नॉन कंप्लायंस बैंक की कौन सी है, इस केस में हमें बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट, आरबीआई ऑफर्स द कंप्लायंस एक्सटेंशन, ये नॉन कंप्लायंस का केस नहीं है, राइट। द बैंक में बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स लॉसेस, the bank earn higher interest margin, FIU will blacklist the investor involved। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत रीड कर दिया, इसमें हमें बताना है कि डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या है, मींस बैंक के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया, तो दोबारा से ऑप्शन देखते हैं कि कंप्लायंस क्या मिलेगा, अगर बैंक ने कंप्लायंस नहीं की तो एक्सटेंशन मिलेगी, या इन्वेस्टर के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा उसको, या फिर हाई प्रॉफिट मिलेगा, या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है कि अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की बैंक ने अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं करी, देन इन दैट केस अगर इन्वेस्टर्स को कुछ लॉस होता है, इन्वेस्टर्स का कोई पैसा लेकर वो लोग भाग जाते हैं, तो उस केस में बैंक रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। फिर क्वेश्चन 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल केवाईसी सिस्टम। तो की आइडेंटिफायर इज इश्यूड आफ्टर डीडुप्लीकेशन, मतलब जो भी उसका डुप्लीकेट डेटा उसको हटाकर जो भी डेटा बचता है उसको इशू किया जाता है की आइडेंटिफायर, है ना। देन केवाईसी रिकॉर्ड कैन बी शेयर्ड विद द थर्ड पार्टी फॉर मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग के लिए शेयर कर सकते हैं, नो। सेंट्रल केवाईसी रिड्यूस मिसरिप्रेजेंटेशन, यस। रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट वेरीफाई अपडेटेड कस्टमर इन्फॉर्मेशन इफ लास्ट वेरीफाइड बाय देम, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है, ए सी एंड डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन 22 देखते हैं। अब क्वेश्चन 22 क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर्स इज करेक्ट। प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर के बारे में उन्होंने पूछा है। फर्स्ट, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेडिकेट क्राइम्स, यस, वो क्राइम्स खुद नहीं करते बट वो मदद करते हैं उन लोगों की इन मनी लॉन्ड्रिंग जिन्होंने क्राइम किया हो। दे फैसिलिटेट बोथ ML एंड TF ऑपरेशंस, यस। एंड देन उसके बाद दे ऑफन यूज आउटडेटेड ऑफ ऑनलाइन मेथड, नहीं, वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू न्यू स्कीम्स इन्वेस्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने के लिए। एंड देन दे कॉम्प्लिकेट AML डिटेक्शन थ्रू क्रॉस बॉर्डर डिजिटल रेल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से ऑप्शन हमने देख लिए करेक्ट है, A, B एंड D। तो ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। फिर क्वेश्चन 23 देखते हैं हम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम फ्रॉम द ऑप्शन। इन जो भी हमें ऑप्शन दिया उसमें से हमें बताना है ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम के बारे में क्या इनकरेक्ट है। दे ऑलवेज इन्वॉल्व फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, तो जो भी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम होंगे उनमें फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन या फॉरेन करेंसी रिलेटेड चीज़ें कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगी हमेशा। क्या ये चीज़ ट्रू है, नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो इंडिया के ही पैसे को यूज़ करके आपका फाइनेंशियल क्राइम कर दे, फाइनेंशियल फ्रॉड कर दे। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि 49,000 करोड़ का फ्रॉड किया लोगों को बोल के कि हम आपको लैंड अलॉट करेंगे, बट एक्चुअली में नहीं किया। फिर दे मे इन्वॉल्व पॉन्जी और CIS मॉडल, तो यस। दे ऑफन यूज लेजिटिमेट लुकिंग कमर्शियल एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सच क्राइम कैन कॉज erosion of public trust, that is also true। तो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर A, तो ओनली A इज इनकरेक्ट। देन आता है क्वेश्चन 24, दैट which of the following are valid justification for reporting entity to request additional document। तो additional document किस केस में मांग सकते हैं हम, अगर हमें क्या लगे कि जो existing data है उसमें क्या है, कुछ मिसमैच है, अगर हमें कोई सस्पिशन रेज होता है, या हमें हाई ड्यू डिलीजेंस करनी है, इनहेंस ड्यू डिलीजेंस करनी है, तो इन दैट केस हम एडिशनल डेटा मांग सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हमारे वैलिड हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1, client account balance increases significantly, this is not a valid reason। then there is a change in customers permanent address, अब अगर एड्रेस में चेंज हुआ है तो हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। रिस्क प्रोफाइल चेंज हुई है तो यहाँ पे भी एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एंड टू perform enhanced due diligence is also correct। तो B, C and D are your correct option। Then question 25, last question for this chapter,
इसमें क्या पूछ रहे हैं वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन फॉर एएमएल और सीएफटी। तो रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन करने क्यों ज़रूरी है वो बताना है। इट इनेबल यूनिफॉर्म केवाईसी अक्रॉस ऑल सेक्टर। जो रेगुलेटरी के हमारा जब कोऑर्डिनेशन होगा तो केवाईसी भी हमारी अच्छे से हो पाएगी, तो दिस इज करेक्ट। जैसे कि हमने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री यूज करी, अब सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री का बेनिफिट आरबीआई रिलेटेड, आरबीआई से जो भी रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है बैंक वो यूज कर सकते हैं, सेबी रेगुलेटेड भी यूज कर सकते हैं, आईआरडीएआई रेगुलेटेड भी यूज कर सकते हैं, कस्टम्स वाले भी यूज कर सकते हैं, राइट, कोई भी यूज कर सकता है इस चीज को, तो दिस इज करेक्ट। देन यूनिक कोड एंड कस्टमर एंड एंटिटी कोड इज इनेबल बेटर ट्रांजेक्शन लिंकिंग। ट्रांजेक्शन लिंकिंग भी हो सकती है, हमें पता लग सकता है कि चाहे कस्टमर ने नाम कुछ दिया हो या किसी और कंपनी के नाम पे वो ऑपरेट कर रहा हो, बट हम फिर भी ट्रांजेक्शन को लिंक कर सकते हैं बेटर वे में, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल केवाईसी में डेटा पड़ा उस कस्टमर का। शेयरिंग ऑफ रेड फ्लैग्स ट्रू, एंड एफआईयू ओनली शेयर्स डेटा विद सेबी नॉट आरबीआई, ये चीज इनकरेक्ट है। एफआईयू का काम क्या है, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी को डेटा देना चाहिए वो उसको देगा, राइट। तो ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट। सो विद दिस हमने ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर ये कोर्स इस तरह डिटेल में पढ़ना है तो आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कोर्स को। एंड आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए हमारी मोटिवेशन की तरह एक्ट करता है, एंड हम बेटर आपके लिए और वीडियोस ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।